हाय गाइस, कैसे हो? अब देखिए, ये जो अभी सीरीज चालू कर रहे हैं हम, वो सीरीज एवरी सैटरडे होगी, जिसमें पर्टिकुलर एवरी फ्रेमवर्क, एवरी टेक्नोलॉजी, जैसे कि जावा पकड़ लिया तो जावा का स्टार्टअप, उसके बाद सीरीज स्टॉप की जाएगी। उसके बाद पीएचपी पकड़ेंगे, उसका स्टार्टअप। उसके बाद पाइथन, उसके बाद डॉट नेट, उसके बाद एआईएमएल, उसके बाद साइबर सिक्योरिटी। ईच एंड एवरी टेक्नोलॉजी, ईच एंड एवरी फ्रेमवर्क, सभी के लिए हम सीरीज रिकॉर्ड कर रहे हैं और पर्टिकुलर लाइव रिकॉर्डिंग रहेगा। दूसरी चीज, नेक्स्ट जो भी हमारा वेबिनार रहेगा वो डायरेक्टली यूट्यूब पर लाइव रहेगा। आप सभी लोगों को यूट्यूब की लिंक दी जाएगी और यूट्यूब में टोटली लाइव लिंक होगा। ये पहला क्लियर कर देता हूँ। दूसरी चीज, आज का जो ये हमारा वेबिनार है वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि आज जितनी भी पब्लिक है वो पर्टिकुलर क्या करती है कि जैसे कि अभी मैं गया था साल कॉलेज के अंदर रिसेंटली ट्यूसडे, तो बीसीए एमसीए के स्टूडेंट्स थे। उन लोगों को पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में नॉलेज नहीं था, या तो मैं कह सकता हूँ कि कोई फ्रेमवर्क, कोई टेक्नोलॉजी, कोई बेस क्लियर नहीं था। और उनका जो भी इंक्वायरी लिस्ट था उसके अंदर उनका लिस्ट में एआईएमएल, वेब डेवलपमेंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा उनका सिलेक्शंस था। बट मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी टेक्नोलॉजी, कोई भी फ्रेमवर्क या कोई भी लैंग्वेज अगर आपको लर्न करना है तो पर्टिकुलर उसमें मैं एक आपको एडवाइस देना चाहूँगा कि आपकी रिदम बहुत मैटर करती है। जो रोड मैप है वो बहुत मैटर करता है। वही रोड मैप, वही रिदम आज हम 1.5 घंटे में क्लियर करने वाले हैं। ये जो 1.5 घंटा है उसके अंदर हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से आपको एक एक चीज को क्लियर करनी चाहिए। आज के इस वेबिनार के अंदर हम पर्टिकुलर 1.5 घंटे में मेरा जो 13 साल का एक्सपीरियंस है, जो तजुर्बा है, और जिस तरीके से मैं टेक्नोलॉजी को, फ्रेमवर्क को, लैंग्वेज को देखता हूं, वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूं कि अगर आप आईटी इंडस्ट्री में बहुत ही अच्छे लेवल तक पहुंचना चाहते हो तो आप ना कोई फ्रेमवर्क पकड़ो, ना कोई टेक्नोलॉजी पकड़ो। टेक्नोलॉजी यानी कि एआईएमएल हो गया, वेब डेवलपमेंट हो गया, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट हो गया, इसको हम टेक्नोलॉजी कहेंगे। ये टेक्नोलॉजी हम क्लियर नहीं करेंगे स्टार्टअप बेस पर। हम किसी फ्रेमवर्क पर डायरेक्टली काम नहीं करेंगे स्टार्टअप बेस पर, इनिशियल लेवल पर। हम वर्क करेंगे जेनरिक कंसेप्ट पर। जेनरिक कंसेप्ट जो कि मैंने इधर एक लिस्ट बना हुआ है। आपके सामने ये जो टॉपिक्स का लिस्ट है, ये वैसे टॉपिक है जो किसी भी फ्रेमवर्क, किसी भी टेक्नोलॉजी को क्रैक करने में आपको हेल्प कर सकता है। मतलब मैं आपको ये सिंपल भाषा में समझाना चाहूंगा कि ये जितने भी फंडामेंटल्स है, ये सारे फंडामेंटल्स की जो रिदम है वो किस तरीके से होनी चाहिए, मैं आपके सामने एक एक प्रैक्टिकल, एक टॉपिक, एक प्रैक्टिकल, एक टॉपिक, एक प्रैक्टिकल, एक टॉपिक, एक प्रैक्टिकल, इस तरीके से एक एक चीज आपके सामने रिप्रेजेंट करने जा रहा हूं। इसका नेक्स्ट जो सीरीज वीडियो होगा
उसमें हम टॉपिक को डेप्थ में अंडरस्टैंड करेंगे। आज होगा हमारा टोटली जो आगे चलने वाले जो वीडियोस या आगे चलने वाली जो वेबिनार की सीरीज है, उस सीरीज के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे उसका समराइज होगा। तो सबसे पहले अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का स्टार्टअप करना है या किसी भी लैंग्वेज में अगर आपको माइंड डेवलप करना है तो आप क्या करोगे? तो सबसे पहले मैं अभी रिसेंटली एक जगह गया था, उधर भी मैंने उन लोगों को एडवाइस दिया था, जो भी इधर ऑनलाइन ज्वाइन है उसमें से मुझे कोई एक बता सकता है कि किसको पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में नॉलेज है? इसमें से जितने भी ऑनलाइन लोग ज्वाइन हैं उसमें से किसको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में नॉलेज है? किनको ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज करना आता है या ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना आता है? कोई एक? हाय सर, मुझे आता है। यस, नाइस। और यस सर, मुझे भी आता है। ओके, नाइस। मतलब दूसरे किसी को नॉलेज नहीं है। तो देखिए, आप अगर प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर रहे हो तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम कितने हैं, कैसे आपके लैपटॉप या मोबाइल में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है। यस, नाइस। मतलब मैंने बहुत लोगों को देखा है कि पर्टिकुलर आईटी इंडस्ट्री में आ जाते हैं पर उनको वही पता नहीं होता है कि कितने टाइप के सॉफ्टवेयर्स है, ब्राउजर क्या है। अरे आधे लोगों को मैं क्वेश्चन पूछता हूँ गूगल क्या है। तो मैं टू बी हॉनेस्ट बताऊंगा कि अगर आपको आईटी इंडस्ट्री के अंदर बहुत ही अप लेवल पर जाना है तो सबसे पहला आपका रिदम होना चाहिए। मैं इधर एक एक काम करता हूँ, कॉमन लॉजिक जो मेरा पीडीएफ है उसके सामने टॉपिक के साथ लिस्ट बनाते जाते हैं हम। उसी फोल्डर को इधर ओपन कर देता हूं मैं, एक सेकंड। देखिए, आपको ना वेब डेवलपमेंट ना एआईएमएल कुछ नहीं। सबसे पहले 2 से 3 महीने आप पकड़ लो आपके लाइफ के, और जो रिदम मैं बता रहा हूं उस रिदम पर कंसंट्रेशन करिए और इतना डेवलप करिए एक एक टॉपिक को। जो मैं आपके सामने टॉपिक लिखता जाऊंगा और किस तरीके से करना है वो भी मैं आपके सामने एक एक एग्जाम्पल दिखाता भी जाऊंगा। तो ध्यान से देखिए। जैसे कि मैं टॉपिक की बात करूं तो सबसे पहले ओएस। ओएस के बारे में सबको पता होना चाहिए। अगर किसी को इंस्टॉल करना नहीं आता है तो उसको इंस्टॉल करना सीखना चाहिए। और जितने भी सॉफ्टवेयर्स मार्केट में अवेलेबल है, अगर आपको कोरल ड्रॉ यूज नहीं करना है फिर भी आप इंस्टॉल करिए। विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल करिए, पाइचार्म इंस्टॉल करिए, थंडर क्लाइंट, जितने भी सॉफ्टवेयर्स है मैक्सिमम। या तो अगर आपको पता नहीं है तो अभी तो देखिए, कॉमन सेंस की बात है कि आपके सामने एआई आ गया है पूरा। चैट जीपीटी को पूछिए ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, उसके स्टेप्स, और एक लैपटॉप में डमी ओएस इंस्टॉल करने का ट्राई कीजिए। सबसे पहले ये एक एडवाइस है मेरी कि अगर आप परफेक्ट और पावरफुल डेवलपर बनना चाहते हो तो घबराना बंद कर दीजिए, क्योंकि लैपटॉप आपका है, हाथ आपके है, दिमाग आपका है। इधर कोई ब्लास्ट नहीं होने वाला। अगर आप गलत कोड लिख दोगे या कुछ भी कर लोगे तो कुछ होने वाला नहीं है। बिंदास लिखिए, बिंदास यूज कीजिए।
ठीक है। सबसे पहले आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए, उसके बाद आपको पता होना चाहिए मैक्सिमम सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, एंड थर्ड मैक्सिमम वेब एप्लीकेशन और मोबाइल एप्लीकेशन यूजेस। अभी देखिए एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझाऊं। एक लड़का है जिसको कोडिंग का बहुत नॉलेज है, और एक ऐसा लड़का है जिसको कोडिंग का नहीं, मोबाइल एप्लीकेशन किस तरीके से काम, मतलब देसी भाषा में कहूँ ने तो कठला करता आवड़े। આપણે ગુજરાતીમાં નહીં કહેતા કે આ બહુ જબરદસ્ત માણસ છે, આને કઠલા કરતા જબરદસ્ત આવડે, बरोबर। मतलब कहने का पर्पस क्या है कि वो इतना सातिर दिमाग है कि किसी में भी वो क्या कर रहा है, एक चीज को दो तीन तरीके से करने का दिमाग धरा रहा है। तो एक सिंपल सी बात समझिए, अगर उसका वो माइंड है तो उसको सिर्फ और सिर्फ क्या सीखने का आवश्यकता है, सिर्फ और सिर्फ कोड सीखने की आवश्यकता है। अब एक बंदा ये है जिसको कोड आता है, पर उसको ऐसे सेटिंग करने, फिर वेब एप्लीकेशन कैसे डेप्थ लेवल में यूज होता है, कैसे चोरी रॉबरी होती है, वो कुछ पता ही नहीं है। मोबाइल एप्लीकेशन कैसे यूज होती है, कैसे हैक होगी, वो सब कुछ उसको पता नहीं है। तो होगा क्या, वो बंदा उसके आगे चला जाएगा। तो अगर आपको सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है, प्रोफेशनली आईटी में आगे बढ़ना है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप चोरी करना सीखो, पर यह कहना चाहूंगा कि मैक्सिमम वेबसाइट, मैक्सिमम मोबाइल एप्लीकेशन यूज करना सीखो, ताकि एटलीस्ट आपको पता चले यूजर एप्लीकेशंस, यूजर साइड, यूजर पैनल किसको कहते हैं, एडमिन पैनल किसको कहते हैं, विजिटर पैनल किसको कहते हैं, रोल किसको कहते हैं, किसको क्या लुक एंड फील होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप सभी को, आप सभी आईटी फील्ड से हो, आप सभी को पता होगा कि मैक्सिमम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर मुझे आगे बढ़ना है या आगे चल के बड़े लेवल पे प्रोजेक्ट बनाना है, तो मेरा क्या क्लियर होना चाहिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की लाइफ साइकिल। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मेरी क्या क्लियर होनी चाहिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की लाइफ साइकिल, जो क्या कहती है कि कोई भी प्रोग्राम लिखना है तो कम से कम सबसे पहले बंदा क्या करेगा, एनालिसिस करेगा, उसके बाद क्या करेगा, डिजाइन करेगा, उसके बाद क्या करेगा, डेवलपमेंट करेगा। यस, ओएस, लिनक्स, विंडोज, यस, मैक ओएस, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, यूजर रिक्वायरमेंट बेस्ड सॉफ्टवेयर, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, ईआरपी सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यस, कह सकते हो। अगर आपने जैसे कि ईआरपी सॉफ्टवेयर यूज किया हो तो आपको पता चलेगा पार्थ कि भाई किस तरीके से डेटा, जो भी आपके जितने भी मैक्सिमम डेटा है वो कैसे हैंडल होंगे। क्योंकि ईआरपी में मैक्सिमम क्या हो करना होता है, मैक्सिमम डेटा हैंडलिंग करना होता है। अब मैं पूरा आईटी बताऊंगा तो पूरा आईटी है क्या, एक ही चीज पर आधारित है। आप एआई कहो, गूगल मीट कहो, या गूगल कहो, या अमेजोन कहो, या कोई भी कहो, ये सारी चीजें एक ही चीज पर आधारित है, डेटा पर। एक सिंपल सी बात समझिए, आज मैं नॉर्मल भाषा में आपको बताऊं, आज आगे चल के आप पाइथन सीखोगे, जावा सीखोगे, डॉटनेट सीखोगे, साइबर सिक्योरिटी सीखोगे, कुछ भी सीखोगे, सारी चीज एक ही चीज पर काम करने वाली है, किस पर, डेटा। तो जब तक आपको डेटा, डेटा के टाइप्स, डेटा हैंडलिंग के कंसेप्ट, इफ एल्स, लूप, फंक्शन क्लियर नहीं होंगे तो वो आप कैसे ही वर्क कर पाओगे उस पर। इसलिए मैं बस वही चीज, मैं उसी चीज पर कॉन्सेंट्रेट करूंगा आज के इस वीडियो में। पर अभी मैं आपको ये दिखा देना चाहता हूं कि एनालिसिस, डिजाइन, डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग। तो देखिए, सबसे पहले जिस बंदे ने मैक्सिमम वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन या मोबाइल एप्लीकेशन यूजेस किए हुए हैं, मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूंगा कि अभी से, आज से, अब अगर आप लोगों ने वेब एप्लीकेशन या मोबाइल एप्लीकेशन यूज नहीं की है तो आप क्या करो, मैक्सिमम ई कॉमर्स हो गई, ईआरपी हो गई, लर्निंग पोर्टल हो गया, मैक्सिमम आप, अरे यार चैट जीपीटी में लिखिए, आपको ढगला के भाव में पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर, वेब एप्लीकेशन के लिस्ट, नामकरण मिल जाएंगे। उसमें से कोई भी यूज करो, उसको शांति से बैठे बैठे देखो। जैसे कि एग्जांपल लेके हम बोलते हैं, चलो अमेजोन की बात करते हैं।
मैंने इधर अमेज़न ओपन कर दिया। तो अमेज़न इधर ओपन किया तो आपको क्या करना चाहिए? आपको पता है? सिर्फ़ और सिर्फ़ अमेज़न के इसी पेज पर मैं कम से कम 12 से 1500 लाइन का सिर्फ़ और सिर्फ़ इफ एल्स, ओनली इफ एल्स टॉपिक पर एक प्रोग्राम लिख सकता हूँ। पहले मैं स्टैटिक प्रोग्राम लिखूँगा। मैं दिखाता हूँ मैं आपको किस तरीके से जाना चाहिए, एक-एक टॉपिक पर रिदम करके मैं आपको दिखाता हूँ। पर अभी के लिए मैं वापस से उधर चला जाता हूँ। एक काम करता हूँ, इसको और इसको बीच में मिक्स नहीं करता। अभी के लिए सिर्फ़ ये लिख कर फिर मेन टॉपिक पर हम मूव हो जाते हैं। तो आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहले आपको क्या करना है, ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक्सिमम सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, मैक्सिमम वेब एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन यूजेस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की लाइफ साइकिल, इतनी चीज क्लियर हो जाए, उसके बाद आप प्रोग्रामिंग स्टार्ट करो। प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर रहे हो तो उसके पहले मैंने इधर टॉपिक्स लिखे होंगे। आप सबसे पहले क्या करोगे, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आपकी मन चाही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आप चाहे पाइथन यूज करो, पीएचपी यूज करो, जावा यूज करो, डॉट नेट यूज करो, पर सभी में अगर मैं मेरी चॉइस पूछोगे तो मैं कौन सी लैंग्वेज को बोलूंगा? मैं जावा लैंग्वेज बोलूंगा। क्यों जावा लैंग्वेज बोलूंगा? क्योंकि जावा इज द प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, लेंदी लैंग्वेज। और अगर लर्निंग की बात करें तो लर्निंग के लिए जावा लैंग्वेज ओके। अगर मैं लर्निंग की बात करूं तो लर्निंग के लिए जावा लैंग्वेज इज द वेरी वेरी बेटर देन ऑप्शन कंपेरेटिव टू ऑल लैंग्वेज। लर्निंग के लिए बोल रहा हूं मैं। दूसरी चीज, मैं आप सभी को एक एडवाइस देना चाहता हूं कि आप आईटी को बहुत छोटा मत समझिए। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे तो एटलीस्ट आईटी को 1 साल दीजिए, या कुछ भी सीख रहे तो 1 साल दीजिए। अगर कहीं पर भी अगर आपको ऐसा बोला जा रहा है कि 3 महीने में डेवलपर बना दे, 4 महीने में डेवलपर बना दे, तो वो सब कुछ भूल जाइए। क्योंकि आज मैं 13 साल एक्सपीरियंस हो गया, 13 साल के बाद भी अगर मैं कुछ नया सिखाने बैठता हूँ तो मुझे कुछ नया सीखने को मिल रहा है। तो आप सोच लीजिए, आप तो अभी 13 महीने भी नहीं हुए, बराबर। तो एक सिंपल बात समझिए, किसी भी चीज को पकड़ रहे हो बहुत डेप्थ में जाएंगे, पहले जेनरिक लैंग्वेज सीखेंगे। तो आप नॉर्मल सी बात समझिए कि सबसे पहले आप क्या करोगे, हिस्ट्री एंड यूज ऑफ प्रोग्रामिंग, मतलब आप प्रोग्रामिंग क्यों यूज करना चाहते हो पहले। अब मैक्सिमम वेब एप्लीकेशन और मोबाइल एप्लीकेशन और एआईएमएल या तो साइबर सिक्योरिटी के मैक्सिमम यूजेस देखोगे तो आपका क्यूरियोसिटी बढ़ेगा। ओके भाई, मुझे भी खुद का एक वेब एप्लीकेशन बनाना है। अब मुझे खुद का एक वेब एप्लीकेशन बनाना है तो आपको क्यूरियोसिटी होगी कि नहीं, मुझे प्रोग्रामिंग सीखना है। आप डायरेक्टली प्रोग्रामिंग सीखना मत चालू करिए, पहले क्यूरियोसिटी बढ़ाइए। कम से कम 5 से 10 दिन सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, सॉफ्टवेयर यूजेस वो सब करिए, ऑटोमेटिकली क्यूरियोसिटी बढ़ेगी कि मैं ऐसा बना दूं, ऐसा बना दूं, ऐसा बना दूं। क्योंकि जब तक आपके सामने आउटपुट नहीं होगा ना, तब तक कोड कैसे लिख पाओगे। आज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की लाइफ साइकिल भी आपको क्या कहती है, सबसे पहले एनालिसिस करेंगे, उसके बाद डिजाइन, डिजाइन माने मैं एक आउटपुट डिजाइन रेडी करूंगा और उसके बाद डेवलपमेंट करूंगा। आजकल के बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्टली प्रोग्राम लिखना स्टार्ट कर देते हैं, जबकि वो गलत बात है। अब मैं बात करूंगा कि हिस्ट्री एंड व्यूज ऑफ प्रोग्रामिंग, मतलब जो मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले। अब मैं प्रोग्राम स्ट्रक्चर की बात करूं तो सोर्स कोड, कंपाइलेशन, इंटरप्रेशन, एग्जीक्यूशन, चलो ये इस बात छोड़िए। मैं आपको एक नॉर्मल कहानी बताना चाहूंगा कि आप कितने टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर काम कर चुके हो। प्राची, कोई भी, ललित, प्रजापति, कोई भी मुझे बता सकता है कि आप कितने मैक्सिमम कितनी कितनी लैंग्वेज पर काम कर चुके हो? 3 to 4 है। कौन सी? PHP, Python, Node.js, JavaScript। अब बेटा मैंने, अभी देखो पब्लिक गलती क्या कर रही है वो मैं आपको समझाना चाहूंगा। मैंने क्या पूछा, आप कितनी लैंग्वेज पर काम कर चुके हो? तो लैंग्वेज माने प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, पार्शियली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, प्रोसीजरल ओरिएंटेड लैंग्वेज, फंक्शनल ओरिएंटेड लैंग्वेज, इसको टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोला जाता है। आप लोग क्या करते हो,
कि पर्टिकुलर डायरेक्टली लैंग्वेज पर पकड़ते हो, लैंग्वेज नहीं पकड़ना होता है। समझ रहे हो? आपने पीएचपी और जावास्क्रिप्ट पर काम किया, आपको कॉमन क्या लगा? ललित, आपने पाइथन, जावास्क्रिप्ट और पीएचपी पर काम किया, आपको तीनों आप लोगों को तीनों चीज सेम कॉमन लगी या डिफरेंट लगी? कैसे डिफरेंट था? आपका नजरिया डिफरेंट था। मुझे तो डिफरेंट नहीं लगता। अगर मैं टॉपिक की बात करूं, चलो एक टॉपिक से हम समझते हैं प्रैक्टिकली। मैंने इधर ए डॉट पी एच पी फाइल बनाई, इधर मैंने ए डॉट जे एस फाइल बनाई, और इधर ए डॉट पाइथन फाइल बनाई। ठीक है? सिंपल मुझे हलो प्रैक्टिकल करना है, तो बंदा क्या करेगा? पीएचपी में पीएचपी की सिंटैक्स लिखेगा, पर इन बिटवीन हलो के लिए आप यूज क्या करोगे? एक फंक्शन, जैसे कि मैंने इधर इको फंक्शन का यूज किया, जिसके आर्ग्यूमेंट में मैंने हलो पास किया है। अब मैं जेएस पर आया, जेएस में मैंने क्या लिखा? console.log हलो। और इधर पाइथन में आया, इधर क्या लिखा मैंने? प्रिंट हलो। तो इधर मैंने प्रिंट फंक्शन यूज किया, इधर मैंने console.log मेथड यूज की, और इधर मैंने इको फंक्शन यूज किया। तो इधर डिफरेंस क्या है ललित? अगर मैं सिंपल हलो प्रैक्टिकल की बात करूं, सिंटैक्स डिफरेंस है। फंक्शन बनाया हुआ है लाइन पर। यस, यस। तो कहना मैं भी वही चाहता हूं कि पूरी जितनी भी प्रोग्रामिंग है, जितने भी फ्रेमवर्क है, जितनी भी टेक्नोलॉजीज है, वो सारी बनी हुई है। हमें सिर्फ जो समझना है वो है रिदम, और रिदम किस तरीके से होना चाहिए वो मैं अभी आपके सामने एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। और कोई भी टॉपिक पकड़ रहे हो तो उस टॉपिक को कितने डेप्थ में अंडरस्टैंड करना चाहिए वो मैं आपको अभी समझाने वाला हूं। एक सिंपल सी बात समझिए, आपको मैं बता दूं, पीएचपी हो, जेएस हो या पाइथन हो, आगे चल के दूसरी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ सकती है, वर्क हो सकता है। तो क्या आप जॉब करते करते आपको वो बोलेंगे कंपनी वाले कि भैया अभी आपको इस लैंग्वेज पे नहीं, इस लैंग्वेज पे काम करना पड़ेगा, या तो इस लैंग्वेज पर प्रोजेक्ट आया है, तो आप क्या उसको ऐसा बोलोगे कि नहीं सर मैं अब नहीं करूंगा, मुझे तो इस पे ही काम करना है? ऐसा नहीं होता ना। एकदम क्विकली स्विच होना चाहिए। आज मैं मेरी बात करूं तो मैं जावा, पीएचपी, पाइथन, डॉट नेट, yes, because java is a pure object oriented language. जावा इज द प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। इसकी वजह से उसमें कुछ भी कोड लिखना है तो मैं क्लास में लिखूंगा। तो मैं वही तो आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के टाइप्स पढ़िए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किस तरीके से काम कर रही है वो समझिए, आपको ऑटोमेटिकली सारी चीजें क्लियर होना चालू हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल लेके मैं सी लैंग्वेज की बात करूं, तो सी लैंग्वेज में मुझे कुछ भी लिखना है, जैसे कि प्रिंट एफ हेलो लिखना है, माइंडसेट क्लियर करिए। माइंडसेट कैसे क्लियर करोगे मैं आपके सामने क्लियर समझाता हूं। चलिए एक काम करते हैं, एक छोटा सा प्रैक्टिकल लेके समझते हैं, फिर वन बाय वन टॉपिक्स देखते जाते हैं, और कैसे कैसे करोगे वो मैं आपके सामने क्लियर करता हूं। चलिए आपको मैं सी की बात करूं तो सी के अंदर मैंने सिंपली हेलो लिखा, राइट। तो आज ये प्रिंटफ क्या है? एक फंक्शन है। अब सी लैंग्वेज में प्रिंटफ लिखने से हेलो प्रिंट नहीं होता। क्यों नहीं होता? सर क्योंकि वो किसी एक लाइब्रेरी में है और वो ग्रुप में। प्राची, आपका आंसर सही है पर कैसे गलत है मैं साबित करता हूं, ध्यान से सुनिए। देखिए, आप कभी भी कोई भी कोड लिख रहे हो ना, तो आपके सामने दो चीज क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहली चीज, आप जो भी फंक्शन यूज कर रहे हो वो फंक्शन
या तो आपकी फाइल्स के अंदर, मतलब पीएचपी फाइल है, उस पीएचपी फाइल के अंदर वो क्या कह रहा है कि जब मैं ये कंपाइल करूंगा ना तो मैं मेरी लाइब्रेरी में से इस फंक्शन को उठा लूंगा। ये क्या कह रहा है कि मैं जब इस फाइल को रन करूंगा ना तब इसको मैं उधर से उठा लूंगा। सी क्या बोलता है कि मैं उधर से नहीं उठाऊंगा, तुझे इधर लाइब्रेरी ऊपर इंक्लूड करनी पड़ेगी। चलो मैं लाइब्रेरी इंक्लूड कर देता हूँ, इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, इंक्लूड कोनियो डॉट एच। चलो उसमें से तो प्रिंट एफ फंक्शन मिल जाएगा, उसके बाद प्राची आउटपुट आ जाएगा हेलो या नहीं आएगा। मान लीजिए मैंने लाइब्रेरी ऊपर इंपोर्ट कर दी है। यस सर, मतलब हल अगर हम सिंटेक्स के हिसाब से वर्ड हो जाएगा। व्हाट इज वॉइड मेन? क्यों आवश्यकता पड़ी वॉइड मेन की? मुझे मुझे अभी किसी ने मैसेज किया कि वॉइड मेन की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। चलो वॉइड मेन में क्यों लिखूंगा, कोई एक स्टूडेंट्स मुझे आंसर दो। अगर मैं वॉइड मेन ना लिखूं, बराबर, उसकी जगह मैं क्या दूसरा लिख के एटलीस्ट अभी जो सिंटैक्टिकल एरर है उसको मैं बंद कर सकता हूं? बताइए मुझे। दो टाइप की एरर होती है, एक तो कंपाइल टाइम एरर होती है और एक रन टाइम एरर होती है, राइट। तो राइट नाउ ये जो एरर है वो कंपाइल टाइम है या रन टाइम है? कंपाइल टाइम, बिकॉज राइट नाउ सिंटैक्स गलत है। आप लोगों को दिमाग में फिट कर दिया है कि वॉइड मेन लिखना है, पर मुझे मेरी इच्छा है कि पहले मुझे वॉइड मेन नहीं लिखना है। मैं मतलब समझना चाहता हूं कि वॉइड मेन क्या है और वॉइड मेन का इंपॉर्टेंस समझना चाहता हूं, क्योंकि मैं समझना चाहता हूं फंक्शनल ओरिएंटेड लैंग्वेज का स्ट्रक्चर। मेरा मोटिव फंक्शनल ओरिएंटेड लैंग्वेज को समझना है, ना कि सी लैंग्वेज को। पहले मैं क्लियर कर देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। मेरा मोटिव क्या है? फंक्शनल ओरिएंटेड लैंग्वेज को समझना, ना कि सी लैंग्वेज को समझना। अभी भी मैं क्लियर करता हूं। 1.5 घंटे प्लीज कंसंट्रेशन इधर ही रखिए और आप आपके लाइफ में चेंजेस लाइए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किस ढंग से पढ़नी चाहिए, किस ढंग से सीखनी चाहिए। मैक्सिमम लोगों अभी राइट नाउ रॉन्ग ट्रैक पर है, इसीलिए मैं ऑनलाइन आया हूं। अदर देन मुझे कोई शौक नहीं हो रहा है, राइट। ओके, तो ध्यान से सुनिए। मैं इधर मान लीजिए एक फंक्शन बनाता हूं, और जैसे ही मैंने फंक्शन बनाया इधर से एरर चली गई। क्यों चली गई? कोई एक आंसर दे सकता है मुझे? और क्या अब इस फाइल को मैं रन करूंगा तो एरर आएगी कि नहीं आएगी? मैक्सिमम स्टूडेंट्स कंफ्यूज है। यस, सी लैंग्वेज इज द फंक्शनल ओरिएंटेड लैंग्वेज। मतलब मैं सी लैंग्वेज नहीं पढ़ रहा, मैं फंक्शनल ओरिएंटेड लैंग्वेज पढ़ रहा हूं। और मैंने जब फंक्शनल ओरिएंटेड लैंग्वेज के रूल्स रेगुलेशन रन टाइम में आएगा, यस दक्ष, रन टाइम में एरर आएगा। क्यों रन टाइम में एरर आएगा? क्योंकि कॉमन सेंस की बात है, जिसने भी ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई उन्होंने स्ट्रक्चर कैसे बनाया होगा कि भाई तू एटलीस्ट रन कर रहा है तो रन। हम कोड किसके लिए लिखते हैं? आउटपुट के लिए। अब आउटपुट लाने के लिए फंक्शन जब तक कॉल नहीं होगा तब तक तो आउटपुट ही नहीं आएगा। तो अब मान लीजिए मैंने प्रिंटफ, सबसे पहले मैंने प्रिंटफ फंक्शन को कॉल किया। सबसे पहले मैंने क्या किया? प्रिंटफ फंक्शन को कॉल किया। अब प्रिंटफ फंक्शन कॉल किया, प्रिंटफ फंक्शन कॉल करने के लिए मुझे, बिकॉज इट डज नॉट रिटर्न एनीथिंग, नहीं रिटर्न की कोई आवश्यकता नहीं है मुझे। 1 मिनट, सिर्फ 2 मिनट में इसको क्लियर करके हम नेक्स्ट टॉपिक पर मूव होते हैं और स्टेप 2 पे जाते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? मैं इधर स्टेप्स लिखता जाऊंगा भाई। हाँ, आपको क्या क्या लर्न करना है उसके स्टेप्स में इधर अवश्य लिखता जाऊंगा। सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक्सिमम सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, ये, उसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की लाइफ साइकिल, उसके बाद 5 माँ स्टेप्स है टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्लियर करनी है आप लोगों को। जितनी भी टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उन सभी के टाइप्स क्लियर करना है, किस तरीके से काम करते हैं वो क्लियर करना है।
मैं ओवरव्यू देके आपको आगे बढ़ रहा हूँ। तो देखिए, जैसे कि मैंने प्रिंटफ हेलो लिखा, ये क्या कर रहा है? एरर दे रहा है। उसका रीजन ये है फंक्शनल ओरिएंटेड लैंग्वेज। फंक्शनल ओरिएंटेड लैंग्वेज का रूल्स क्या है कि अगर मुझे किसी भी फंक्शन को कॉल करना है तो मुझे कंपलसरी फंक्शन के अंदर लिखना पड़ेगा। तो मैंने इधर मान लीजिए ACB नाम का एक फंक्शन बना दिया, एरर चला गया, सिंटैक्टिकल एरर चला गया। पर अब फंक्शन टॉपिक का रूल्स क्या है? जब तक आप उसको कॉल नहीं करते आउटपुट नहीं आता। मतलब मुझे इसको कॉल करना पड़ेगा तभी आउटपुट आएगा। अभी थोड़ी देर पहले क्या समझे कि फंक्शन को कॉल करने के लिए फंक्शन की आवश्यकता है। एरर चला गया। अब वापस से फंक्शन टॉपिक का रूल्स क्या है? जब तक आप उसको कॉल नहीं करोगे आउटपुट नहीं आएगा। वापस फंक्शन को कॉल करने के लिए फंक्शन की आवश्यकता है। अब किसने मुझे मैसेज भेजा था कि वॉइड मेन मतलब मेन लिखना आवश्यक है? एक सेकंड में देखना चाहूंगा मेन फंक्शन के अंदर। यस दक्ष, आई थिंक आपको आंसर मिला होगा मैं क्या कहना चाहता हूं कि मेन क्यों लिखूंगा मैं इधर। हेलो, आई होप कि आपको आंसर मिला होगा कि मैं इधर मेन क्यों लिखूंगा। अब ये मुझे कभी ना कभी तो टर्मिनेट करनी पड़ेगी ना साइकिल। इसको टर्मिनेट कौन करेगा? तो कॉमन सेंस की बात है, एक ऐसा फंक्शन बनाना पड़ेगा कि जो रन टाइम पे कौन कॉल करे? जो भी आपका रन टाइम एग्जीक्यूटर है वो कॉल करे। वैस उसके लिए कौन सा फंक्शन है? मेन। मतलब मेन और पिक्यूआर में कोई डिफरेंस नहीं है, बोथ आर फंक्शन। डिफरेंस इज दैट ये मैंने बनाया, मैंने कॉल किया। ये मैंने नहीं बनाया, सॉरी मैंने बनाया पर मैं कॉल नहीं करूंगा, रन टाइम पे कॉल होगा। तो ये जो रूल्स थे वो रूल्स सी लैंग्वेज के नहीं, दिस इज द फंक्शनल ओरिएंटेड लैंग्वेज के रूल्स है। तो आपको जावास्क्रिप्ट, पाइथन, PHP, जावा नहीं पढ़ना है। आपको टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पहले तो माइंड्स में क्लियर होनी चाहिए कि भाई फंक्शनल ओरिएंटेड लैंग्वेज तो इस तरीके से ही काम करेगी। अब मैं ज्यादा इसमें डेप्थ में नहीं जा रहा, इसको स्विच करके जावा पे आता हूं। अब किसी का क्वेश्चन था कि जावा में क्यों क्लास में ही लिखते हैं? तो पहली चीज तो सिंपल सी बात समझिए, सी लैंग्वेज में क्या था, एक ही फाइल में सब कुछ लिखना पड़ता था। उसका थोड़ा सा पार्टीशन करना है, स्ट्रक्चराइज कोड करना है, मैक्सिमम फाइल में पार्टीशन करने हैं। तो मैं कैसे करूंगा? और मैक्सिमम फाइल में पार्टीशन करने के बाद, स्ट्रक्चराइज कोड करने के बाद अगर मुझे रीयूज करना होगा तो मैं क्या करूंगा? तो उसके लिए उन लोगों ने कौन सा स्ट्रक्चर बनाया? ये स्ट्रक्चर बनाया, क्लास। क्या आप फाइल बनाओ, क्लास बनाओ, और आपको कहीं पर भी जरूरत है यूजिंग द क्लास, आप कहीं पे भी उस क्लास की अंदर की जितनी भी चीज है उन सभी को यूज कर सकते हो। अब आपको सबसे पहले ये सब कुछ क्लियर करो, उससे पहले नॉर्मल लिस्ट बनाना चाहिए कि टोटल कितने टॉपिक्स मुझे पढ़ने हैं या कितने टॉपिक्स मैं आगे चल के पढ़ूंगी या पढ़ूंगा। तो मैं अगर लिस्ट बनाना चाहूँ इधर, तो टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिर्फ थियोरिटिकल क्लियर करने के बाद आपको क्या क्लियर करना है? तो कि भाई वेरिएबल, डेटा टाइप, कंडीशनल स्टेटमेंट या तो ऑपरेटर्स, कंडीशनल स्टेटमेंट, then after loops, then after collection, उसमें सब आ गया, कलेक्शन डेटा स्ट्रक्चर यानी स्ट्रिंग, एरे, सब कुछ। अब डायरेक्टली थोड़ी पढ़ते हैं, नीड तो होनी चाहिए। नीड आते जाएगी, वैसे वैसे हम पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा।
तो सबसे पहला कौन सा टॉपिक क्लियर करना चाहिए आप लोगों के हिसाब से? अगर कोडिंग में अगर आप कोड्स करना चाहते हो तो सबसे पहला आप कौन सा टॉपिक क्लियर करना चाहोगे? कोई एक बताएगा मुझे? तब तक मैं कोई इधर टॉपिक्स लिखता हूँ। अरे आंसर देना पड़ेगा तभी मजा आएगा। तो देखिए, सबसे पहले अगर आप लोगों को कोई टॉपिक सीखना है तो वो टारगेट होना चाहिए, सबसे पहला आपका टॉपिक फंक्शन क्लियर होना चाहिए, नॉर्मल सिंटैक्टिकली कि फंक्शन क्या है, उसका रीजन क्या है। अगर आप यस उसका रीजन क्या है कि आज सी लैंग्वेज फंक्शनल ओरिएंटेड, स्टार्टिंग किससे हुआ? फंक्शन से। अगर आप हेलो प्रैक्टिकल चालू करोगे, व्हाट इज इट? मैथड। क्या है ये? मैथड। और मैथड और फंक्शन बोथ आर सेम। क्लास के अंदर अगर आप फंक्शन लिखते हो तो उसको मेथड कहते हैं, और डायरेक्टली बनाते हैं उसको फंक्शन कहते हैं। जैसे कि अगर मैं इसी फंक्शन को कॉपी करके इधर पेस्ट कर देता हूं, हाँ कोई एरर नहीं है, ये तो ऐसे ही आ रहा है, ठीक है। अब देखिए, मैंने इधर एक क्लास एफ नाम का क्लास बनाया, बराबर, और उसके अंदर मैंने एबीसी नाम की मेथड बनाई। तो कोई भी प्रोग्रामिंग का स्टार्टिंग किससे होता है? फंक्शन या तो मेथड से। तो पहले एक दिमाग को, एक कंसेप्ट को क्लियर कर देना चाहिए कि फंक्शन क्या है, मेथड क्या है, और दिमाग में ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए, और उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं वो क्लियर हो जाना चाहिए। मैं आज के इस वीडियो में कोई सिंटैक्स या वो समझाने नहीं बैठने वाला, रिदम समझाने वाला हूँ। मैं आपको टॉपिक समझाने वाला हूँ कि किस रिदम को किस टॉपिक से कौन से टॉपिक को जोड़ना है और किस तरीके से आपको सीखना है। तो सबसे पहले आप लोगों को सभी को टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्लियर करना है, वो चाहे हेलो प्रोग्राम किसी भी लैंग्वेज में हो। और इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझना चाहिए कि जावा मतलब फंक्शनल ओरिएंटेड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और पार्शियल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में डिफरेंस क्या है और वो कैसे वर्क करती है। और मैं ललित आपको बता दूं, अगर आपने जावास्क्रिप्ट, पीएचपी और पाइथन अगर यूज किया और अगर आपको डिफरेंस लग रहा है, मतलब आप प्रॉपरली नहीं गए। अगर आपने एक लैंग्वेज डेप्थ में परफेक्टली क्लियर कर दी होती तो आपको पाइथन, पीएचपी, जावास्क्रिप्ट, गूगल की गो लैंग्वेज, सभी लैंग्वेज एक ही जैसी लगती कि सभी सेम ही है, सिर्फ और सिर्फ माइनर सिंटैक्स डिफरेंट है। सिंटैक्स ऑनलाइन मिल जाएगी, लॉजिक कभी ऑनलाइन नहीं मिलेगा, वो दिमाग से ही निकालना पड़ेगा, वो चाहे कल हो, आज हो या परसों हो। दैट्स इट। अब टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्लियर करने के बाद की मैं बात करूं, बराबर, तो मैं बता दूं, दिस इज द प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। इसमें आप सिंपली इस मेथड को भी कॉल करना है तो आप बाहर कुछ नहीं लिख सकते, आपको क्लास के अंदर ही सब कुछ लिखना पड़ेगा। ओके। उसके बाद मैं टॉपिक्स की बात करूं तो वेरिएबल, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द वेरिएबल। और मैं अगर मैं टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करूं तो एक काम करते हैं, उसके सामने मैं आपके सामने टोटल 3 प्रोजेक्ट ओपन करता हूं। एक स्प्रिंग बूट में ओपन करता हूं जो जावा का लेटेस्ट एंड लाइव एंड लास्ट फ्रेमवर्क है। उसके बाद मैं पीएचपी या तो पाइथन या तो जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क ओपन करता हूं। तो आपके सामने रिप्रेजेंट करता हूं व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द फंक्शन एंड मेथड। अगर मैं टॉपिक फंक्शन या मेथड की बात करूं, बराबर, तो मैं आपके सामने रिप्रेजेंट करना चाहूंगा। देखिए, अब इधर देखिए, एक सिंपल सा पाइथन का एक सॉफ्टवेयर,
जो बना हुआ है डिजेंगो फ्रेमवर्क पर अगर मैं ये सब कुछ जाने दूं तो ललित ये कौन सा टॉपिक है? पाइथन में आप फंक्शन कैसे बनाते हो? ऐसे ही बनाते हो ना? यस सर। ये पाइथन में फंक्शन हम ऐसे बनाएंगे। अब पूरी फाइल को मैं शांति से स्क्रॉल करूं तो देखिए मैंने वेरियस ऑफ फंक्शन बनाए हुए हैं। एक फंक्शन, दो फंक्शन, तीसरा फंक्शन, चौथा फंक्शन। अरे जिसको मैं ये कर रहा हूं उसको मैं देखिए आप देख रहे हो। अब ये भी इधर देखिए फंक्शन के ऊपर ये कंसेप्ट लिखा हुआ है। आपको पता है ये कंसेप्ट डिजेंगो या तो स्प्रिंग बूट या लारावेल या एडवांस फ्रेमवर्क की भाषा में इनको क्या कहते हैं? इनको एनोटेशन, इनको डेकोरेटर कहते हैं। मतलब ये बहुत ही एडवांस लेवल के कंसेप्ट है, बराबर। अब मान लीजिए ललित आपको एडवांस फेडवांस समझ नहीं आता, आप डायरेक्टली उस पे जाके क्लिक करते हो। तो जैसे आप उधर क्लिक करके उस फाइल को ओपन करते हो तो उधर आपको क्या दिख रहा है? ये क्या है? फंक्शन। तो यार फंक्शन तो यार सी लैंग्वेज का सबसे पहला टॉपिक नहीं था? आज मैं थोड़ा सा नीचे जाऊं, ये सारे फंक्शंस बने हुए हैं। देखिए ये कोई भी अभी राइट नाउ मेरे वहाँ कोई भी इंटर्न एक गो जीएसटी का प्रोजेक्ट डेवलप कर रहा है, वो मैंने ले लिया। फिलहाल मैं रैंडमली कोई भी लाइव, मैंने अभी राइट नाउ जो ये लैपी है वो भी मेरे इंटर्न का है, तो उसमें भी स्प्रिंग बूट के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होंगे और नोड जेएस के और जावा के और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होंगे। तो मैं सारे, मेरे क्लाइंट के तो प्रोजेक्ट्स है भी नहीं, बराबर। तो ये प्रोजेक्ट्स अगर मैं आपको दिखाऊंगा, आपको तो इतना ही इनफ है समझाने के लिए मेरे, कि भाई आप देखोगे कि फंक्शन टॉपिक, तो फंक्शन टॉपिक देखिए कितनी हद तक यूज हो रहा है। मतलब मैं मोरल ऑफ स्टोरी क्या समझाना चाह रहा हूं आपको पता है? कि क्वांटिटी के पीछे मत भागिए, क्वालिटी के पीछे भागिए। और क्वालिटी के लिए 2 महीने के लिए आपको क्या क्लियर करना है? जो मैं अभी टॉपिक लिखे ना मैंने इधर, इतने टॉपिक्स, बस इतने टॉपिक। आपको पता है पूरा प्रोग्रामिंग, पूरा का पूरा आईटी इंडस्ट्री मैं आपके सामने 2-3 वेबिनार के थ्रू आपके सामने मैं पूरा प्रूव करके दिखाऊंगा कि पूरा आईटी इंडस्ट्री, सारी लैंग्वेज, सारे फ्रेमवर्क या कोई भी टेक्नोलॉजी इतने टॉपिक से ही बनी हुई है। आज मैं अभी राइट नाउ डिजेंगो, ये मेरा डिजेंगो का प्रोजेक्ट है, पर डिजेंगो में मैं स्क्रॉल कर रहा हूं तो मुझे सब जगह फंक्शन, वेरिएबल वही दिख रहा है। ये पूरी फाइल, आज मैं इधर डिजेंगो की कोई भी फाइल ओपन करूं, कोई भी, यानी कोई भी, ये देखिए मैं अगर ये ओपन करूंगा तो मुझे एरे, आप सभी को एरे टॉपिक पता होगा, तो देखिए एरे टॉपिक ही है। और ये मैं पाथ की बात करूं तो ये क्या है? फंक्शन है। ये देखिए क्लिक करूं तो व्हाट इज इट? फंक्शन। तो अब सबसे पहले फंक्शन टॉपिक आप लोगों को एकदम डेप्थ लेवल में क्लियर होना चाहिए, उसका रियल टाइम यूज क्लियर होना चाहिए, ताकि क्या है कि आगे चल के आप जब डिजेंगो, लारावेल, स्प्रिंग बूट, एआईएमएल कुछ भी कर रहे हो तो फंक्शन टॉपिक में वापस से आपको देखना नहीं पड़ना चाहिए। अब देखिए जैसे कि डिजेंगो की मैंने फाइल्स ओपन की, मैं इधर स्प्रिंग बूट ओपन करता हूं। चलो मैं एआईएमएल के कोई छोटे छोटे डेमोज ओपन करता हूं। मान लीजिए एआईएमएल पे मैंने कोई प्रोजेक्ट बनाए हुए हो, वैसे कोई छोटे से प्रोजेक्ट ओपन करता हूं। ललित ये क्या है? ये रीड सीएसवी क्या है? यस, ये पांडास का एक फंक्शन। मतलब इन बिटवीन आज पांडास लाइब्रेरी, यानी या तो एक बड़ी बात नहीं होगी, पांडास, नमपाई,
मैटप्लॉटलिब, सीबर्न। हाँ, तो ये तो यार बहुत बड़े लेवल की लाइब्रेरीज है जो मशीन लर्निंग में काम में आती है यार। मशीन लर्निंग तो बहुत हाई लेवल का कोडिंग है। तो यार आज मशीन लर्निंग की भी बात करें आप, ठीक है, तो उसमें भी दिखता तो क्या है, मैं अगर स्क्रॉल करूं, ओके ये फंक्शन है, चलो थोड़ा सा और स्क्रॉल किया तो ये क्या है देखिए, फिल ना नाम का फंक्शन है। तो अब मुझे फंक्शन टॉपिक ही नहीं आता और मैं डायरेक्टली AIML सीखने बैठ जाऊँ कैसे वर्क होगा। ये देखिए, ड्रॉप एन फंक्शन, अगर मैं स्प्रिंग बूट ओपन करूं, लारावेल का कोई प्रोजेक्ट ओपन करूं, डिजेंगो कर चुका, नोड जेएस का कोई प्रोजेक्ट ओपन करूंगा, सब जगह पूरे प्रोग्राम में फंक्शन टॉपिक कॉमन रहेगा। देखते हैं क्या थे क्या। हाँ लाइट, आवाज एकदम शांत, म्यूट ना था हम। हाँ बोलो। શું થયું? हाँ 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 हाँ, हाँ। अब देखिए, राइट नाउ इधर स्प्रिंग बूट के मेरे वहाँ जो इंटर्न्स है, अभी मेरे लाइव प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। तो देखिए, व्हाट इज इट ललित, ये क्या है, अपलोड चंक नाम की क्या बनाई मैंने, एक मेथड बनाई, मतलब फंक्शन, क्लास में फंक्शन बनाया मतलब मेथड हो गई। अब पूरी फाइल में स्क्रॉल करूंगा, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, मुझे फंक्शन, मुझे सिर्फ दो ही चीज नजर आती है, एक तो C++ के टॉपिक्स, और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज समझ आ रहा है, लॉजिक, जो दुनिया की कोई ताकत नहीं सिखा सकती, सिर्फ विजय प्रजापति सिखा सकता है, बराबर। लॉजिक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैंने 13 साल सिर्फ एक ही चीज पर निकाले है, और एक ही चीज पर कंसंट्रेशन मेरा रहता है। आउटपुट पे कंसंट्रेशन नहीं है मेरा, मेरा सिर्फ एक ही चीज पे कंसंट्रेशन होता है, ना कोड पे ना आउटपुट पे कंसंट्रेशन होता है। कैसे मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम करूं, कैसे मैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी करूं, और कैसे मैं कोड को स्टैंडर्ड बना सकूं, मैक्सिमम रीयूजेबल वाला। बस दैट्स द डेवलपर सिग्नेचर। अगर आपको डेवलपर की सिग्नेचर बता दूं तो बस एक ही लाइन में इतनी है। आज मैं इधर जब प्रोजेक्ट बनाता हूँ, आपको अंदाजा नहीं है, ये जो राधे प्रैक 5 जो बना हुआ है ना, इस प्रोजेक्ट के अंदर हमने इतने हद लेवल तक जेनरिक कोड लिखा हुआ है, पर जेनरिक कोड हम बना कब पाए, मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा बहुत स्ट्रक्चर आप नहीं मानोगे। ये जो मैंने मेथड बनाई हुई है ना, ये इतनी, अभी देखिए थोड़ी देर पहले हमने क्या बोलते हैं ललित, उसमें देखा था डिजेंगो में @ वाला डेकोरेटर, और इधर देखिए इधर भी डेकोरेटर है। अब देखिए मैं इस पे क्लिक करता हूँ, देखिए इस पे क्लिक करता हूँ, इन बिटवीन ये क्या बना हुआ है, या तो क्लास या तो मेथड, दोनों में से एक ही चीज बनी हुई है। आज इधर की मैं बात करूं तो इधर आप देख सकते हो ये सारी चीजें क्या है, मेथड, मेथड, मेथड। अरे और मैं कुछ लिख ही नहीं रहा, पूरे स्प्रिंग बूट में पूरे प्रोजेक्ट के अंदर मेथड मेथड मेथड, सबसे पहली चीज फंक्शन मेथड्स क्लियर करना है, लास्ट मोरल ऑफ द स्टोरी। आई होप समझ गए आप। फंक्शंस आपको इतने हाई लेवल के प्रैक्टिकल्स नहीं करने हैं, आपको फंक्शंस और मेथड्स के स्मॉल स्मॉल सिंटैक्स, सभी लैंग्वेज की, ऐसा नहीं जावा, ऐसा नहीं पाइथन, ऐसा नहीं PHP, जेनरिक
सिंटैक्स क्लियर करनी है, जेनरिक वो कैसे वर्क करता है वो क्लियर करना है। मैंने पहले ही बताया कि अभी मैं सिर्फ इस वेबिनार में रिदम बताऊंगा, फिर एक एक वीडियो में थोड़ा बहुत आपको क्लियर करवाता जाऊंगा, चाहे AIML हो या कुछ भी हो। अब हम जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, वेरिएबल। व्हाट इज वेरिएबल और वेरिएबल हम क्यों यूज करते हैं? तो कहीं पे भी कोई भी लैंग्वेज की बात करूं, कोई भी लैंग्वेज क्यों ना पकड़ूं, आज मैं स्प्रिंग बूट पकड़ूं, पाइथन पकड़ूं, नोड जेएस पकड़ूं, लारावेल पकड़ूं, कुछ भी पकड़ूं, सब जगह डेटा होगा, वो किसको असाइन होगा? वेरिएबल को। डेटा मेमोरी अलोकेट करता है, उस मेमोरी को रीयूज करने के लिए हम किसका सहारा लेते हैं? वेरिएबल का। अगर पर्टिकुलर डेटा जो भी है वो मेमोरी अलोकेट करता है, अगर उसको मैं नाम नहीं दूंगा तो मैं उसको रीयूज नहीं कर पाऊंगा। उसके वजह से मैं क्या करता हूँ, हमेशा किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, किसी भी फ्रेमवर्क, किसी भी टेक्नोलॉजी में, वो चाहे आपका ये देखिए पांडास। अब पांडास की मैं बात करूं तो इधर भी मैंने ये पीडी क्या लिया? व्हाट इज पीडी? पीडी इज द वेरिएबल नेम, ताकि मैं उसके सहारे रीड CSV नाम की मेथड को कॉल कर सका। और ये कॉल करने के बाद ये क्या है? डेटा। मान लीजिए व्हाट इज इट? डेटा। और उस डेटा को मैंने क्या किया? एक नाम असाइन किया। तो सबसे पहले मीनिंग ऑफ द वेरिएबल आपका क्लियर होना चाहिए कि पूरी प्रोग्रामिंग में, वो चाहे जावा हो, PHP हो, पाइथन हो, .NET हो, जावास्क्रिप्ट हो, रिएक्ट पे काम करना है, नोड पे काम करना है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम करना है, जहां पे भी डेटा होगा, अगर आपको डेटा रीयूज करना है तो ऑफ कोर्स उस डेटा को मैं एक नाम असाइन करूंगा, ABCDEFG कोई भी, ताकि मैं उसको नीचे रीयूज कर सकूं। तो वेरिएबल टॉपिक आपका क्लियर होना चाहिए। फिर अगर नेक्स्ट स्टेप की मैं बात करूं, डू यू नो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द डेटा टाइप टॉपिक। कोई एक को तो मुझे आंसर देना ही पड़ेगा, तभी ये वेबिनार कंटिन्यू होगा। व्हाट इज डेटा टाइप, व्हाट इज द यूज ऑफ डेटा टाइप, एंड एंड क्या यूज है डेटा टाइप का? कोई एक बंदा बता सकेगा? क्योंकि डेटा टाइप इज द वेरी वेरी बिगेस्ट टॉपिक ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जब आपके डेटा टाइप्स पढ़ने बंद हो जाएंगे ना, या डेटा टाइप टॉपिक लर्न करने बंद हो जाएंगे ना, मतलब आपका प्रोग्रामिंग टेक्नोलॉजी सब खत्म। मैं प्रूफ करके दिखा रहा हूँ आपको इधर। कोई एक बंदा बता सकता है व्हाट इज द यूज ऑफ द डेटा टाइप? प्लीज। चलो मैं यशवी को पूछना चाहूंगा। डेटा टाइप क्लासिफाइड डेटा, एक सेकेंड मैं मैसेज ओपन करना चाहूंगा। डेटा टाइप्स क्लासिफाइड डेटा इन्फॉर्मिंग द कंप्यूटर हाउ टू इंटरप्रेट वैल्यूज, allocate memory and determine valid operation। कह सकते हो कि 99% आंसर राइट है, पर इसको अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करोगे तो अच्छा रहेगा। आफ्टर द अनम्यूट, मैं बताऊं, यशवी पटेल, क्या आपको पता है व्हाट इज द यूज ऑफ डेटा टाइप? व्हाट इज द डेटा टाइप? क्या है, जरूरत क्यों पड़ी डेटा टाइप की? A data type tells the compiler what kind of data a variable can store. પૂર્વિક, એક બેટા જુઓ ને કોનો ફોન, તમે જોઈ લો ને અહીંયા.
કટ કરીને તમે ફોન કરી દો ને રિટર્ન કોલ. हेलो. तो देखिए, मैं आपको नॉर्मल भाषा में समझाना चाहूँ डेटा टाइप का नॉलेज. एक सेकंड मैं एक कंप्लीट कर देता हूँ कॉल. कट करी. देखिए, अगर मैं डेटा टाइप की बात करूं, अगर प्रोग्रामिंग में डेटा टाइप ही ना होता तो गधे, इंसान, सांप सब एक ही फंक्शन में आ जाते. मैं एक नॉर्मल भाषा में समझाऊं, अगर एक फंक्शन रखा गया है, क्या एक नॉर्मल सा फंक्शन रखा गया है, इनविटेशन कार्ड भेजे गए हैं पूरी दुनिया को कि जितनी भी जीवात्माएं उन सभी जीवात्मा को आना है. उधर मेंशन करना भूल गया वो बंदा कि भाई सिर्फ और सिर्फ इंसान को आना है, क्योंकि जीवात्मा में तो कौन कौन शामिल होता है, सभी शामिल होते हैं. सांप भी शामिल होती है, कीड़ी भी शामिल होती है, सांप क्या बोलते हैं, हाथी भी शामिल होता है, मगरमच्छ भी शामिल होता है, सब शामिल होता है. अब इधर प्रॉब्लम क्या होगा, अगर कैटेगराइज नहीं होगा जीवात्मा तो फंक्शन के अंदर इश्यू क्या होगा, किसकी कितनी मेमोरी अलोकेट करनी. जैसे अभी किसी एक लड़के ने मैसेज भेजा था थोड़ा सा अच्छा सा, और वो अच्छा रहा मैसेज, कि अगर हमें मेमोरी डिफरेंशिएट करनी है, मेमोरी डिफरेंशिएट नहीं होगी. कौन कितनी मेमोरी अलोकेट करेगा, किसका क्या डेटा स्ट्रक्चर होगा. कितनों ने एरे लिस्ट पढ़ा हुआ है, कितनों ने लिंक लिस्ट पढ़ा हुआ है, कितनों ने हैश सेट, लिंक्ड हैश सेट, ट्री सेट, वेक्टर पढ़ा हुआ है. मतलब कलेक्शन ऑफ डेटा, मतलब आपके जो डेटा है उसके स्ट्रक्चर्स है वो, राइट. तो ये डेटा के स्ट्रक्चर्स कौन डिसाइड करता है, डेटा टाइप डिसाइड करता है. आज मैं एक सिंपल बात समझाऊं, एक नॉर्मल भाषा में समझाऊं, ध्यान से समझिए. कस्टम डेटा टाइप बनाकर दिखाता हूं. मैंने क्या बनाया इधर, ललित, मैंने ये क्या बनाया, क्लास. दिस इज द डेटा टाइप, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है ये. क्यों, इस क्लास के अंदर जो भी मैं लिखूंगा, मान लीजिए इस क्लास के अंदर जेनरिक सर्विस इंप्लीमेंटेशन नाम का क्लास है. इस क्लास के अंदर मैंने जितने भी वेरिएबल लिए, जितनी भी मेथड्स लिखी है, उन सभी के रूल्स रेगुलेशंस उन सभी के रूल्स रेगुलेशन कौन डिसाइड करता है, ये क्लास डिसाइड करता है. मैंने जो क्लास बनाया, मेरा क्लास रूल्स रेगुलेशन डिसाइड करेगा. जितने भी क्लास बने हुए हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, जितने भी क्लासेस बने हुए हैं, उन सारे क्लासेस के अंदर जितने भी लॉजिक्स लिखे हुए, वो सारे के सारे लॉजिक्स कौन डिसाइड करता है, खुद खुद के क्लास डिसाइड करता है. व्हाट इज स्ट्रिंग, स्ट्रिंग इज द क्लास. स्ट्रिंग बफर क्लास, स्ट्रिंग बिल्डर क्लास, एरे लिस्ट क्लास, लिंक लिस्ट क्लास, वेक्टर क्लास, हैश सेट क्लास, लिंक्ड हैश सेट क्लास, ट्री सेट क्लास. जितने भी क्लासेस है वो सारे के सारे क्या हो गए, एक डेटा टाइप, क्योंकि उसके अंदर क्या है, उसके रूल्स रेगुलेशन रखे हुए. उसके जब आप क्लास के ऑब्जेक्ट को, आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो, डू यू नो व्हाट इज इट, वो पूरे क्लास की मेमोरी एलोकेट करता है, और उसके रेफरेंस से आप सभी चीजों को यूज करते हो. तो आज मैं नॉर्मल भाषा में, अगर आपने जो डेटा टाइप देखे, इंटीजर, फ्लोट, डबल, लॉन्ग, शॉर्ट, बाइट, बुलियन, कैर, नो डाउट वो सारे डेटा टाइप ही है. पर डेटा टाइप दो हिस्सों में डिवाइड होता है, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव. मैं बहुत डेप्थ में नहीं जाने वाला, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू देके नेक्स्ट टॉपिक पर मूव होना चाहूंगा, कि आपको किस ढंग से क्लियर करना है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ. अगर आप डेटा टाइप पकड़ते हो तो आप ऐसा मत करिए कि सिर्फ पाइथन या सिर्फ जावा, आप सारी लैंग्वेज के डेटा टाइप खोलिए और पहले तो डेटा टाइप का मीनिंग समझिए. व्हाट इज डेटा टाइप, व्हाट इज द यूज ऑफ डेटा टाइप, डेटा टाइप कैसे वर्क करता है, डेटा टाइप अगर खुद के बनाने हैं तो कैसे बना सकते हैं,
एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आज कोई भी डेटा है उसको पहले तो डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो डेटा टाइप चाहिए। कौन कितनी मेमोरी एलोकेट करेगा, डेटा टाइप चाहिए। कौन क्या फीचर्स देगा, कौन क्या फंक्शनैलिटी देगा, डेटा टाइप चाहिए। कौन कैसा डेटा स्ट्रक्चर देगा, क्या चाहिए, डेटा टाइप चाहिए। आज मैं नॉर्मल भाषा में इधर एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछता हूं, आप लोगों को पूछता हूं। मैंने इधर 19 लिखा, ये सबको पता होगा क्योंकि बेसिक सी लैंग्वेज में भी ये क्लियर कर चुके होंगे सारे बंदे। मुझे सिर्फ इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझा दो, आपको पता चल जाएगा डेटा टाइप का मीनिंग मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। रट्टा नहीं लगाना है भाई, इंटीजर फ्लोट डबल ये सब कुछ नहीं नहीं याद रखना है। डेटा टाइप कैसे वर्क करता है, कितने है, वो मैटर नहीं करता है। हमें कंसेप्चुअल क्लियर कितना है वो मैटर करता है। अब आप ललित मुझे बताओगे कि इंट आई इक्वल टू 19 और इंटीजर के इज इक्वल टू 19, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? प्राची, इंटीजर जो आई है वो प्रिमिटिव डेटा टाइप है जो पहले से डिफाइंड है, और इंटीजर जो नीचे वाला केके वाला है वो हमने बनाया हुआ है। नहीं मेरे बेटा, ये दोनों ही प्री डिफाइंड है। अभी भी मैं बोल रहा हूं, प्री डिफाइंड हो या मैं बनाऊं, बात वो नहीं है। समझो बात को। डेटा टाइप को दो कैटेगराइज में डिवाइड किया हुआ है, एक तो बाय डिफॉल्ट बाइट कोड और एक सोर्स कोड। मैं आपको देसी भाषा में समझाऊं, अभी तो नो डाउट आपको स्टेप ये समझे ना, टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उससे पहले आपको क्या क्लियर करना चाहिए था, सोर्स कोड किसको कहते हैं, मशीन कोड किसको कहते हैं, फिर इंस्टॉलेशन मतलब कि इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर किसको कहते हैं, कंपाइलर किसको कहते हैं, ये सब क्लियर करना चाहिए था। मैं सीधा ही उस कोड पे आ गया। आपको सिर्फ जावा का सेटअप करना मैं दिखाऊं तो उसके बाद आगे चल के पाइथन का सेटअप आपको आ जाना चाहिए, पीएचपी का सेटअप आ जाना चाहिए, नोड जेएस का सेटअप आ जाना चाहिए। क्योंकि मैं जब किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सेटअप सिखाता हूं तो ऐसा नहीं करता कि भाई जावा मतलब जावा। अगर आप जावा का सेटअप कर रहे हो तो पाइथन का सेटअप सेम एज इट इज ही होगा, पीएचपी का सेटअप सेम एज इट इज ही होगा। क्योंकि सभी लैंग्वेज में इंटरप्रेटर या तो कंपाइलर कंपाइलर कोड को कंपाइल करता होगा और सोर्स कोड टू मशीन कोड में कन्वर्ट होकर उस मशीन कोड को एग्जीक्यूटर फाइल जो इंटरप्रेटर रन करता होगा। तो सभी लैंग्वेज में सेम फंडा ही होगा। तो कॉमन सेंस की बात है कि इतना कॉमन एरिया होता है, जो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों ना हो वो सेम। तो आज मैं अभी की बात करूं, अभी मैं कोडिंग में जाऊं, कहां गया मैं, इधर आया। तो इधर मैं जो इंट आई लिखा और इंटीजर लिखा, डू यू नो, अब मैं आपको ये मैंने जानबूझ के ये दोनों क्यों लिखे, मैं आपको समझाना चाहता हूं कि नाम पर से काम नहीं बनते, उसके काम पर से उसके काम बनते हैं। मतलब उसका फीचर्स कौन डिसाइड करता है, डेटा टाइप डिसाइड करता है। इधर भी 19 है, इधर भी 19 है, डेटा डिसाइड नहीं करता है कि उसके फीचर्स क्या होंगे। इधर में आया आई डॉट लिख रहा हूं, कुछ नहीं हो रहा है, ये देखिए कोई मेथड नहीं आएगी, सिंपल। इसको मैं किसी मेथड में लिख के आपको दिखाता हूँ, कट करके इधर मैं कहीं पे भी आ जाता हूँ और इधर मैं आई डॉट करता हूँ। देखिए नो सजेशंस, ओके, के डॉट, अरे बाप रे बाप, ये देखिए ये मेथड्स आ गई सारी। क्यों, ये है ना, ये क्लास है और ये क्या है, ये प्रिमिटिव डेटा टाइप है। मतलब ये ऑलरेडी मशीन कोड है जबकि ये सोर्स कोड है। ये सोर्स कोड है मतलब ये क्लास है। देखिए इसको मैंने क्लिक किया, मैंने इसको क्लिक किया, जैसे मैंने इसको कंट्रोल पर क्लिक करके जैसे क्लिक किया, ये देखिए क्लास बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है तो देखता हूँ मैं, चलो इसका लोकेशन अगर मिलता है तो मैं आपको दिखा दूँ।
नहीं, इसका लोकेशन नहीं दिखा रहा है। अदर देन मैं आपको जावा की लाइब्रेरी में लेके जाता। मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ समझ आ रहा है ललित? यस पर्टिकुलर डेटा डिसाइड नहीं करता है उसका डेटा टाइप। डेटा टाइप डिसाइड करता है कि उसका डेटा क्या होगा, किस तरीके से काम करेगा, कौन सा फीचर्स आएगा, कितनी मेमोरी अलोकेट करेगा, ये मेथड आएगी नहीं आएगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसका डेटा स्ट्रक्चर क्या होगा, वो एरे लिस्ट की तरह काम करेगा, वो लिंक लिस्ट की तरह काम करेगा, वो वेक्टर की तरह काम करेगा, वो हैश सेट की तरह काम करेगा, लिंक्ड हैश सेट की तरह काम करेगा, ट्री सेट, हैश मैप, लिंक्ड हैश मैप, ट्री मैप, ये जितने भी कलेक्शन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर है, डीएसए, पूरा डीएसए, डू यू नो पूरा डेटा स्ट्रक्चर किस पर डिपेंडेंट है? सिर्फ और सिर्फ डेटा टाइप पर डिपेंडेंट है। अगर आप डेटा टाइप का मीनिंग डेप्थ लेवल में समझ गए ना, जिस तरीके से मैं समझा बैठा हूं, अगर आप उस तरीके से समझ गए ना, मतलब आपका डीएस पूरा खत्म, पूरा डेटा स्ट्रक्चर सिर्फ 1-5 मिनट में खत्म हो जाएगा। नो डाउट पढ़ने पड़ेंगे सारे डेटा स्ट्रक्चर, ऐसे नहीं खत्म होता, 2-3 महीने चले जाते हैं। पर जस्ट बात है, कंसेप्चुअली तो एटलीस्ट क्लियर हो ही जाओगे। तो मेरी मानो तो डेटा टाइप सारे क्लियर करो, सभी लैंग्वेज के क्लियर करो, वो समझ हो जाता है, क्लियर हो जाता है। एक सेकेंड। उसके बाद आप जाओगे ऑपरेटर्स, कितने ऑपरेटर्स है और कौन से ऑपरेटर्स है और कौन से ऑपरेटर आपने यूज किए हुए बताइए। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, फिर लॉजिकल ऑपरेटर्स, फिर असाइनमेंट ऑपरेटर, वेरी रिलेशनल ऑपरेटर, पीसवाइज ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर, रिलेशनल, वही कंडीशनल ऑपरेटर कह सकते हो आप। सबसे पहले तो आपके मुंह में से, डू यू नो प्राची, अगर आप एरिथमेटिक ऑपरेटर बोल रहे हो ना, मतलब आपका जो, मतलब मैं क्या आपको क्या समझाऊं कि अगर आपके मुंह से कोई ऑपरेटर्स पूछे तो आपके मुंह से सबसे पहला ऑपरेटर कौन सा निकलना चाहिए पता है? असाइनमेंट ऑपरेटर निकलना चाहिए। उसका रीजन क्या? अब प्रोग्रामिंग का स्टार्टिंग क्या करोगे? प्रिंट हेलो। उसके बाद आप क्या करोगे? ए इज इक्वल टू हेलो और प्रिंट ए। तो इधर आप इक्वल टू यूज कर रहे हो, मतलब आपकी रिदम वह होनी चाहिए कि भाई मैं पहले इक्वल टू यूज करूंगा, उसके बाद आज मैं नॉर्मल प्रोग्राम की बात करूं, ए डॉट ए डॉट, उसके बाद मैं क्या करूंगा? एरिथमेटिक ऑपरेशंस। पर पहले तो मुझे किसकी आवश्यकता पड़ेगी? असाइन ऑपरेटर। यस सर। फिर एरिथमेटिक ऑपरेटर। व्हाट इज एरिथमेटिक ऑपरेटर प्राची? सर मैथमेटिकल फंक्शन, मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए एरिथमेटिक ऑपरेटर की आवश्यकता पड़ती है। ओके नाइस। चलो मैं आपको ये पूछना चाहूंगा, प्राची, ये हमें क्या देगा? मतलब मैं इस प्रैक्टिकल को रन करूं तो क्या आउटपुट आएगा? राइट नाउ मैं, कहां से बेटा 46 कैसे आउटपुट आएगा? मैंने उसको प्रिंट किया नहीं है, मैंने इसको प्रिंट किया नहीं है। हाँ राइट। सर सर। आपके दिमाग में इस इतने छोटे प्रैक्टिकल को भी आपको किस तरीके से देखना चाहिए पता है? इस तरीके से देखना चाहिए। आपके दिमाग में ऐसा पिक्चर बनना चाहिए। 12 असाइन टू ए, मतलब सबसे पहले एक मेमोरी बनेगी जिस मेमोरी के अंदर 12 होगा, उसको एक नाम असाइन किया जाएगा ए। फिर 34 की एक मेमोरी बनेगी, उसको एक नाम असाइन दिया जाएगा बी। उसके बाद ए और बी को बुलाया जाता है
और उसके बीच में एरिथमेटिक ऑपरेटर लगाया जाता है। व्हाट इज इट? इतनी लाइन को क्या बोलोगे आप प्राची? सिर्फ इतनी लाइन को आप क्या बोलोगे? मैंने जितना सिलेक्शन किया उसको टेक्निकल भाषा में क्या बोलोगे आप? तो इतना आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि जब भी दो ऑपरेंड्स के बीच में एरिथमेटिक ऑपरेटर लगाया जाता है तो उससे बनने वाले ऑपरेशन को एरिथमेटिक ऑपरेशन कहा जाता है। दिस कॉल एरिथमेटिक ऑपरेशन, और ये एक खुद सक्षम है कॉल होने में। डू यू नो, एरिथमेटिक ऑपरेशन खुद एक सक्षम है कॉल होने में। तो ये खुद एग्जीक्यूट होगा और हमें एक मेमोरी देगा। ए प्लस बी हमें क्या देगा? एक मेमोरी देगा। और मेमोरी कब रुकती है? डेटा होता है तब मेमोरी रुकती है। तो मेमोरी में क्या होगा? 46। बट राइट नाउ इस मेमोरी का नाम क्या है? अभी आपने नहीं दिया। आपने नाम दिया है? नो सर। मैं देना मैं देना चाहूंगा उसको नाम। तो अभी मैंने उसको एक नाम दिया, सी। क्यों नाम दिया? क्योंकि मुझे 46 को 50 बार यूज करना है, इसलिए। अगर मुझे सिर्फ 46 प्रिंट ही करना था तब तो मैं डायरेक्टली प्रिंट कर सकता था। तो इधर भी दिमाग में समझने के लायक आपको पता है दो चीज आ गई, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस। मतलब डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को एक ही एडवाइस देना चाहूंगा, क्वांटिटी पे बिलीव मत कीजिए, क्वालिटी पे बिलीव कीजिए। एक टॉपिक, एक चीज, 8 टॉपिक 2 महीना 3 महीना लीजिए, इतना डेप्थ में क्लियर करिए कि आगे फिर कोई भी प्रोग्रामिंग, कोई भी फ्रेमवर्क, कोई भी टेक्नोलॉजी हो, नो डाउट सीखनी तो पड़ेगी। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि ये पूरा सब कुछ, ये जितने भी टॉपिक्स है वो आ गए, देखना तो पड़ेगा। किस तरीके से काम करता है वो भी देखना पड़ेगा। पर इतना मैं डम श्योर गारंटी के साथ कहता हूँ कि जो चीज़ देखने में आपको 5 महीना लगती थी, वही चीज़ आपको देखने में 1 से 1.5 महीने में कंप्लीट हो जाएगी, और वो भी डेप्थ लेवल में क्लियरेंस के साथ। इतना मैं बैट लगा के बोलता हूँ। उसका रीज़न ये है क्योंकि मेरे वहाँ जो ट्रेन हुए जितने भी बच्चे हैं, अभी तक के 5000 लोगों को मैंने ट्रेन किया हुआ है। एप्पल, अमेजॉन, टीसीएस, इन्फोसिस, आईबीएम सभी कंपनी में होंगे। पर उन सभी के जब भी कॉल आते हैं एक ही आंसर आता है कि सर हमको नोड में काम करवाते तो भी हम करते हैं, पीएचपी में काम करवाते तो भी कम करते हैं, जावा में काम करवाते तो भी काम करते हैं हम। मतलब हम किसी भी टेक्नोलॉजी पे आराम से मूव हो सकते हैं, क्योंकि मैं जब किसी को सिखाता हूँ या ट्रेन करता हूँ तो मेरा जो फंडा होता है, जो मेरी रिदम होती है, वो कुछ इस तरीके से ही होती है कि पर्टिकुलर एक चीज इतना डेप्थ में सीखो। आज नो डाउट आज के इस वीडियो में मैं जो दिखाना एडवांस चाह रहा हूँ वो नहीं खत्म होगा। अभी तो हम डिक्शनरी, लिस्ट, एरे लिस्ट पर गए ही नहीं है। अगर उधर जाएंगे तो सीधा कनेक्शन होगा डीबी कनेक्शंस के साथ, डेटाबेस, एआईएमएल, पांडास। ललित आपको पता नहीं है, मैं जब सिर्फ डिक्शनरी टॉपिक पढ़ाता हूँ ना तो सीधा पांडास, नमपाई वो सब कुछ क्लियर हो जाता है। पर किस तरीके से सीखना चाहिए वो भी एक रिदम है, रिदम के ही पैसे है, वही मैं आपको दिखाऊंगा। अभी देखिए ए प्लस बी किया मैंने, तो कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस। अब मैं ऐसे भी कर सकता हूं, ऐसे भी कर सकता हूं, दोनों के आंसर तो सेम ही आने वाला है, पर कौन सा कब कौन सा यूज करना चाहिए। छोटा सा प्रैक्टिकल लिखो, दिमाग में कंपाइल करो, आंसर लाओ, उसके बाद प्रैक्टिकल लिखो। सर फालतू क्यों वेरिएबल लू, मुझे यूज तो एक ही बार करनी है वैल्यू को। डायरेक्टली कॉल बाय वैल्यू कर देता हूं, दिस कॉल फंक्शन कॉल बाय वैल्यू, दिस कॉल कॉल बाय रेफरेंस, क्योंकि मैं सी के थ्रू उसको कॉल कर रहा हूं, ना कि डायरेक्टली वैल्यू के थ्रू। दैट्स इट, नो डाउट। एरिथमेटिक ऑपरेटर, चलो आप ऑपरेटर्स क्लियर करोगे। मेरे हिसाब से मैं आपको एडवाइस देना चाहूंगा कि आप वेरिएबल, डेटा टाइप सारे कंसेप्ट क्लियर करने के बाद आप ऑपरेटर सारे क्लियर करोगे, वो चाहे एरिथमेटिक हो, कंडीशनल हो, रिलेशनल हो, लॉजिकल हो, बिटवाइज हो, फलाना ढिकना जो भी हो, जितने भी ऑपरेटर्स है वो सारे आप प्रैक्टिकली क्लियर करोगे, और वो भी बहुत सारे प्रैक्टिकल के साथ। प्रैक्टिकल कैसे कैसे होने चाहिए मैं आपको ग्रुप के अंदर भेज दूंगा, क्योंकि मेरे वहाँ जितने भी ट्रेन हुए बंदे हैं उन सभी के में मेरे पास प्रैक्टिकल्स है। तो मैं आपको दिखाना चाहूँ तो जैसे कि इधर सर,
अभी रिसेंटली प्राची आप ही के क्लासमेट है ये लोग इंडस के, मे बी उनमें से कोई भी एक टॉपिक ओपन करना चाहूँगा। तो देखिए अभी रिसेंटली प्रोजेक्ट, ये देखिए, तो ये एक सिस्टम इन्होंने डेवलप की है अभी राइट नाउ। तो उसके अंदर वेरिएबल का भरपूर मात्रा में उन्होंने यूज़ किया। अब वेरिएबल यूज़ करते हो, डेटा टाइप यूज़ करते हो, ऑपरेटर यूज़ करते हो, तो उसके बाद आपको इतना तो क्लियर हो ही जाना चाहिए कि यूज़र के पास से वैल्यू लेना, मतलब डायनेमिक वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल क्लियर कर देने चाहिए, ताकि आप एरिथमेटिक ऑपरेशन, कंडीशनल ऑपरेटर, सारे ऑपरेटर कैसे यूज़ कर सको, एक अच्छे वाले डायनेमिकली प्रैक्टिकल बना सको। एक सेकंड, किसी का कॉल आया है, एक सेकंड। परफेक्ट, ओके। तो देखिए आप क्या करोगे, स्टैटिक वेरिएबल, उसके बाद डायनेमिक वेरिएबल ले लीजिए ताकि आपको पता चले। फिर आप शांति से क्या करिए, ध्यान से देखिए आप किस तरीके से डायनेमिक वेरिएबल और उनकी प्रैक्टिस करोगे, और सीधा संबंध कैसे है लाइव प्रोजेक्ट के साथ, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। प्राची, आज इनपुट फंक्शन आपने यूज किया, ललित को पूछता हूँ, चलो ललित, आपने पाइथन पर काम किया हुआ है राइट? तो ललित, मैं इधर ये लिखूंगा राइट, इज इट राइट और रॉन्ग? राइट। कब रॉन्ग होगा और कब राइट होगा? यस बोलिए प्राची। सर ये राइट, राइट कन्वर्जन हो जाएगा। राइट है पक्का? चलो मैं इसको रन करता हूँ। अच्छा, इनके लैपी में पाइथन इंटरप्रेटर नहीं है। अब मैं इंस्टॉल तो करने नहीं बैठूंगा। पाइथन ऑनलाइन कंपाइलर ओपन कर देता हूँ। ओके, अब देखिए इधर 12 प्रिंट हो गया। अब मैं वापस से रन कर रहा हूँ। मैंने इधर विजय डाला, एंटर किया, एरर आई। तो ललित, आपको छोटी छोटी चीजें दिमाग में फिट करनी पड़ेगी। कोडिंग कर रहे हो ना, तब फंक्शन टॉपिक तो आ गया आपको, पर आपको ये भी तो क्लियर करना पड़ेगा कि इनपुट फंक्शन रिटर्न क्या करता है, स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग जब आप इंटीजर में कन्वर्ट करते हो तो आपको क्लियर होना चाहिए कि मैं जब विजय डाल रहा हूं तो वो विजय इंटीजर में कन्वर्ट नहीं होगा। अगर मैं 10 डाल रहा हूं तो वो 10 ऐसे स्ट्रिंग में आता है, पर ये 10 एज अ स्ट्रिंग इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा, पर विजय कन्वर्ट नहीं होगा। तो
आपके दिमाग में ये तुरंत ही पिक्चर आना चाहिए, टेस्ट केस आने चाहिए, टेस्ट केस दिमाग में बढ़ने भी चाहिए, और देन आफ्टर प्रैक्टिकल, अब इस प्रैक्टिकल को सॉल्व करने के लिए आपको तरीके दिमाग में आने चाहिए। मैंने बताया तो सही कि मैक्सिमम वेबसाइट यूज करोगे, मैक्सिमम मोबाइल एप्लीकेशन यूज करोगे, तब आपके दिमाग में ऐसे ऐसे टेस्ट केसेस बनेंगे। डू यू नो टेस्ट केसेस? टेस्ट केसेस यानी नॉर्मल आप इफ एल्स को किसको समझते हो? इफ एल्स कितना छोटा समझते हो आप, राइट? एक काम करते हैं, इफ एल्स कंडीशनल ऑपरेटर। मैं आपको एक स्मॉल सा क्वेश्चन पूछना चाहूंगा इधर, इसको चलो कमेंट आउट कर दिया मैंने। इधर मैंने प्लस ऑपरेटर लगाया था, ओके, मतलब एरिथमेटिक ऑपरेशन हुआ और 46 प्रिंट किया। प्राची, इधर मैंने ग्रेटर देन लगाया, इधर सी में क्या प्रिंट होगा? ट्रू और फॉल्स, लाइक बोल वैल्यू फिर 1 या 0। यस, इधर बुलियन वैल्यू रिटर्न होती है इस ऑपरेशन से, मतलब इधर फॉल्स आएगा, सी में क्या आएगा? फॉल्स। फॉल्स यानी 0 आएगा। आज मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंडीशन एंड कंडीशनल स्टेटमेंट? प्राची, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंडीशन एंड कंडीशनल स्टेटमेंट? कंडीशन और कंडीशनल स्टेटमेंट के बीच में डिफरेंस क्या है? ललित, क्योंकि मैं आपको समझाना चाहूंगा कि आप इफ एल्स समझोगे, और इफ एल्स का फिर मैं आपको रियल टाइम प्रोजेक्ट में यूज दिखाता हूँ कि कितनी हद तक मैं इफ एल्स यूज करता हूँ, कंडीशन का यूज करता हूँ। मैं आपको लाइव दिखाना चाहूंगा इधर कि मैं कितनी हद तक, देखे, ये मेरा स्प्रिंग बूट का एकदम लास्ट लेवल का प्रोजेक्ट है, बराबर, पर इसमें देखिए मैं सब जगह यूज तो क्या कर रहा हूँ? इफ एल्स, वेरिएबल, डेटा टाइप, मेथड। यस, किसी ने कहा, एक सेकंड, किसी का मैसेज आया। अ कंडीशनल स्टेटमेंट यूजेस दैट कंडीशन टू डिसाइड व्हाट एक्शन टू टेक। यस, कह सकते हो। कंडीशन इज एन एक्सप्रेशन दैट इवेल्यूएट्स टू आइदर ट्रू और फॉल्स। यस, मतलब मैं आपको एक नॉर्मल भाषा में क्लियर करवाऊं, इफ एल्स ए ग्रेटर देन बी, ओके, दिस कॉल कंडीशन। मैं चाहता हूं अगर ए की वैल्यू बी से बड़ी हो तो राम प्रिंट हो, और अगर ए से बड़ी ना हो तो राधे प्रिंट हो। ठीक है, ए से बी की वैल्यू बड़ी हो तो राम प्रिंट हो, ए की वैल्यू बी से बड़ी ना हो तो राधे प्रिंट हो। ललित, इधर आउटपुट क्या आएगा इस प्रैक्टिकल का? दोनों प्रिंट हो जाएंगे जो क्यों? प्रिंट में लिखा क्यों होगा। दोनों प्रिंट हो जाएंगे? प्रिंट में नॉर्मल में लिखा हुआ है राम अनुभव, स्टेटमेंट तो आपने एक तो कुछ लगाया ही नहीं। यस, मतलब आपने कंडीशन लगाई, कंडीशन की रिटर्न वैल्यू मिली, पर उस रिटर्न वैल्यू पर आधारित स्टेटमेंट डिसाइड नहीं किया। मतलब ये क्या सी बात हो गई? वकीलात हुई, केस चला, कंडीशन लगाई, जज ने आंसर दे दिया कि भाई तू चोर है, पर उसके बाद जो ट्रीटमेंट होनी चाहिए, जो ऑपरेशंस होने चाहिए, वो तो हुए ही नहीं। कंडीशन लगाई गई, ट्रू फॉल्स मिला गया, पर उसके बेस पर इफ सी लिखा ही नहीं। तो आज कंडीशनल स्टेटमेंट किस पर आधारित है? ट्रू या फॉल्स पर आधारित है, कंडीशन पर आधारित नहीं है। कंडीशन की जो रिटर्न वैल्यू है उस पर आधारित है। ये आपको क्लियर होना चाहिए, और इस तरीके से आपको कंसेप्ट क्लियर करना चाहिए कि सी में या तो ट्रू आएगा या तो फॉल्स। इफ किसको समझता है? इफ सिर्फ और सिर्फ ट्रू को समझता है। अगर ट्रू तो अंदर, फॉल्स तो एल्स। अब इसके अंदर नेस्टेड इफ एल्स, लेडर इफ एल्स, ऐसे एक सिस्टम डेवलप करो भाई आप।
मान लीजिए मे भी इधर कोई प्रैक्टिकल पड़ा हो तो दिखाता हूँ। पूर्विक, आपने वो ई फाइल्स पर एक छोटा सा सिस्टम बनाया था ना कार वाला। एक सेकंड। हम्म, नो प्रॉब्लम। बाकी तो फिर दूसरे प्रोजेक्ट्स ढूंढने पड़ेंगे, पर एक सेकंड देख लेता है इधर कुछ मिल जाता है तो। अब देखिए, आपको ई फाइल्स पर पहुंच के क्या करना चाहिए, मैं आपको एक एडवाइस देता हूँ कि आप किस तरीके से प्रैक्टिस करोगे। आप कोई भी एक ऑनलाइन सिस्टम सोच लो, जैसे कि आपके पास अमेजोन है। अब ये जो भी वेबसाइट है ना, उसका पहले एनालिसिस करिए। एनालिसिस करने के बाद उसका डिज़ाइन रेडी करिए। उसमें कितने मॉड्यूल्स है, उसके अंदर कितने सब मॉड्यूल्स है, उसके अंदर कितने लॉजिक्स लग सकते हैं, वो सारे पेपर वर्क करिए। पेपर वर्क हो जाए ना, कि भाई पूरा का पूरा अमेजोन वेबसाइट का पेपर वर्क हो गया कि इसके अंदर इस तरीके से वेबसाइट वर्क कर रही है, साइन इन आएगा, साइन अप आएगा, फिर मैं ओटीपी आएगा, ओटीपी के बाद अंदर जाऊंगा, प्रोडक्ट शो होगी, प्रोडक्ट शो होने के बाद मैं क्लिक करूंगा। ये सारी चीज़ें हो जाए ना, उसके बाद इस तरीके से एक छोटा सा सिस्टम डेवलप करिए। ये सिर्फ और सिर्फ इफ एल्स टॉपिक का यूज करके किया हुआ एक कंसेप्ट है। ओनली एंड ओनली इफ एल्स, और कुछ नहीं। देखिए, इधर यूजर के पास से वैल्यू लिए, जैसे पाइथन में इनपुट फंक्शन से लेते हैं, उसी तरीके से जावा में स्कैनर क्लास का यूज करके एक मेथड कॉल की जाती है, क्योंकि जावा इज द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो मैंने बताया ना कि पाइथन, जावा, पीएचपी, डॉटनेट स्टार्ट करे उससे पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के टाइप स्ट्रक्चर क्लियर करिए, ताकि आपको स्कैनर हो या इनपुट हो सब एक जैसा ही लगे, अदर देन आपको डिफरेंट लगेगा। बराबर। तो ये वैल्यू लेके इस तरीके से स्टैटिक वैल्यू लेते जाइए और एक स्ट्रक्चर बनाते जाइए, फिर कॉमन लॉजिक्स लिखते जाइए, और इस तरीके से नॉर्मल इफ एल्स का यूज करके सिस्टम 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 मैक्सिमम कोड लिखते जाइए और मैक्सिमम कंडीशनें सोचते जाइए। जितनी कंडीशनें सोचोगे उतने लॉजिक्स मिलेंगे, जितने लॉजिक्स मिलेंगे उसकी कॉमन कॉमन लॉजिक्स मिलते जाएगी। इसकी क्या मिलती जाएगी, आपको कॉमन स्क्वेरी मिलती जाएगी। आज आप इफ एल्स से एक छोटा सा सिस्टम डेवलप तो कर दिया, पर डेवलप करने के बाद कॉमन लॉजिक्स भी तो बनेगा। जैसे कि एग्जांपल लेके हुंडई में भी कार्स आती है या फोर्ड में भी कार आती है। अब हुंडई में भी 9 लाख से 12 लाख के बीच में कार्स आएगी, और आप ऐसा लॉजिक लगाना चाहते हो तो मान लीजिए फ्रूट्स के अंदर भी प्रोडक्ट्स है और वेजिटेबल्स के अंदर भी प्रोडक्ट्स है। अब दोनों में प्रोडक्ट्स आना वो तो कॉमन है, 10 रुपए से 50 रुपए के बीच में आने वाली प्रोडक्ट भी तो कॉमन है। तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, पहले तो रद्दी कोड यानी सारी स्टैटिक कंडीशन लगा दी। उस कंडीशन लगाने के बाद आपको क्या सोचना चाहिए कि अब मैं इस कोड को कंप्रेस कैसे कर सकता हूँ, मैक्सिमम कंडीशनें कम कैसे कर सकता हूँ, मैक्सिमम इस पर फंक्शन कैसे बना सकता हूँ, मैक्सिमम इस पर लूप कैसे लगा सकता हूँ, मैक्सिमम ये जो कंडीशनें लिखी है मैंने उस कंडीशन पर मैं नॉर्मल सा लूप कैसे लगा सकता हूँ, एरे लिस्ट कैसे ले सकता हूँ, डिक्शनरी कैसे ले सकता हूँ। समझ आ रहा है मैं दिमाग में क्या पिक्चर बनाना चाह रहा हूँ आपके। मतलब आप जब कोई कोडिंग सीख रहे हो ना, और अगर आप कोई रिदम बनाना चाहते हो, तो सबसे पहले आप क्या करो, आपके दिमाग में एक आउटपुट रेडी करो कि आपको एक प्रोजेक्ट सोचो। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का स्टार्टिंग करना है तो आप क्या करो, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, जोमेटो, कोई भी प्रोडक्ट, आपको जो प्रोडक्ट पसंद हो, आपके कॉलेज का कोई एप्लीकेशन है वो पसंद है तो उस एप्लीकेशन को पकड़िए। जब आप ई फाइल्स पर पहुंचोगे तब आप क्या करोगे, ई फाइल्स पर पूरी सिस्टम डेवलप करोगे। फिर ई फाइल्स क्लियर हो गया,
अब सर यार इधर इफ एल्स में तो लफड़ा क्या होता है, एक बार मैं अगर किसी केस में गया, आउटपुट आ गया, उसके बाद वो बाहर निकल जाता है, फिर मुझे वापस से अंदर मतलब वापस से अंदर जाने ही नहीं मिल रहा है। तो उधर वापस जाना हो तो मैं क्या करूं ललित? लूप्स, लूप्स, कौन सी लूप प्रीफर करूंगा मैं उधर? वाइल लूप। वाइल लूप। मतलब आपका दिमाग क्लियर होना चाहिए कि इधर ए ग्रेटर देन बी, 12 34 से वैसे भी छोटा है, वो सीधा राधे प्रिंट कर देगा। इधर तो चलो मैं इफ एल्स ही प्रीफर कर सकता हूं, क्यों? क्योंकि इधर 12 और 34 कभी बदलने ही वाले नहीं है। अगर ये बदलती वैल्यू, तो मैं इधर क्या प्रीफर करता? वाइल प्रीफर करता। अब वाइल कब प्रीफर करना चाहिए, डू वाइल कब प्रीफर करना चाहिए, फोर ईच कब प्रीफर करना चाहिए, फोर लूप कब प्रीफर करना चाहिए, मतलब आप वेरिएबल से, डेटा टाइप से, टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, वो सब कुछ क्लियर करते करते आए इफ एल्स पर। इफ एल्स पर आकर आपने एक सिस्टम डिजाइन की। मैंने मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, ये तो अभी पूर्विक का लैपटॉप है, अदर देन मैं आपको अंजलि, इनके ग्रुप में मैं मतलब इधर जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी के छोटे छोटे प्रैक्टिकल्स दूंगा, तो वो प्रैक्टिकल्स डाल दीजिएगा ताकि इनको पता चले कि ईफेल्स, तो ईफेल्स से ये लोग कैसे कैसे सिस्टम डेवलप कर सकते हैं। बराबर। तो आपको क्या करना है, कोई भी एक टॉपिक पकड़ना है, उस टॉपिक पर पूरा का पूरा सिस्टम डेवलप करना है स्टैटिक रिकॉर्ड के साथ। इस पे गया तो इस पे जाओ, इस पे गया तो इस पे जाओ, इस पे गया तो इस पे जाओ। मतलब मैं अगर अमेजोन में इलेक्ट्रॉनिक्स में गया तो इलेक्ट्रॉनिक्स में मुझे मोबाइल में जाना है, मोबाइल से मुझे जी एप्पल के मोबाइल में जाना है, एप्पल से मुझे इस प्राइस के रेंज में मोबाइल में जाना है। कंडीशन कंडीशन कंडीशन, पूरी एक सिस्टम डिजाइन हो गई। ओके, अब इधर मैं एक ही सिलेक्शन कर सकता हूँ, अब मुझे इधर बार बार सिलेक्शन करना है, एक के एक कोड को बार बार कॉल करना है, क्या यूज करूं? चलो भाई मैं लूप यूज कर देता हूँ। तो उसके बाद आप क्या प्रेफर करोगे? लूप प्रेफर करोगे, क्योंकि अब 5:44 हो गए। इसका नेक्स्ट सेशन हम नेक्स्ट सैटरडे मिलने वाला है, इसी के आगे मिलने वाला है। उसमें हम लिस्ट का इंपॉर्टेंस, डिक्शनरी का इंपॉर्टेंस, फंक्शन का इंपॉर्टेंस, रिकर्जन का इंपॉर्टेंस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का इंपॉर्टेंस, फाइल रीड राइट का इंपॉर्टेंस, वो सब कुछ देखेंगे। और उसके बाद के नेक्स्ट वेब सैटरडे को होगी जर्नी स्टार्ट, बेसिक टू एंड तक। ओके, तो हाँ हाँ, एक काम करते हैं, लूप वगैरह भी नेक्स्ट में ही रखते हैं। अभी मैं आपको ये क्लियर कर देता हूं कि पर्टिकुलर इस सीरीज को मैं बहुत ही बेहतरीन बनाना चाहता हूँ। आपके जितने भी कलीग्स हैं, जितने भी फ्रेंड्स हैं, उन सभी को भी आप बोल सकते हो। दूसरी चीज, इधर ऑफलाइन अवेलेबल होगा, तो अगर किसी को भी ऑफलाइन आना है तो वो आ सकता है ऑफिस पर। बराबर, एड्रेस अंजलि आपको भेज देगी। दूसरी चीज, नेक्स्ट में क्या स्टडी करने वाले हैं उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा, ताकि आपको थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा स्टडी करके आना है, ताकि हमें और आपको मजा आए। दूसरी चीज, ये जो भी वीडियो होगा, वो सारे जितने भी वीडियोस होंगे वो सारे यूट्यूब पर अपलोड किए जाएंगे। यूट्यूब की हमारी चैनल में बता देता हूँ, कंपलसरी आप सभी को फॉलो कर देना है। एच एन टेक्नो लिखिएगा, एच एन टेक्नो में एक सीरीज ही अलग से बनी जाएगी। उस सीरीज के अंदर एक प्लेलिस्ट बनाया जाएगा। दूसरी चीज, नेक्स्ट जो भी होगा वेबिनार, वो पूरा लाइव स्ट्रीमिंग होगा, यूट्यूब पर ही पूरा लाइव स्ट्रीमिंग रहेगा। ठीक है, और आप सभी को यूट्यूब पर ही ज्वाइन रहना होगा। जब हम यूट्यूब पर रहेंगे तब हम नॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं कर सकेंगे, पर मैसेज पे बात करेंगे। तो आप सभी को मैसेज पर कंपलसरी टच में रहना है, तभी मुझे मजा आएगा। दूसरी चीज, ओके, दूसरी चीज ये हो गई यूट्यूब वाली बात। दूसरी चीज, ऑफलाइन होगा वो बात, आप ऑफलाइन ज्वाइन हो सकते हो बिंदास। बराबर, ये टोटली फ्री जोन ही चल रहा है। हम फिलहाल क्या कर रहे हैं, पूरे अहमदाबाद, गुजरात, इंडिया में इसको फैलाना चाहते हैं मैक्सिमम तौर पर। ठीक है, तो अभी के लिए ये सारी चीजें फ्री ही रहने वाली है, तो आप बिंदास ज्वाइन हो सकते हो। ऑफलाइन भी आपके कलीग्स को भी बोल सकते हो, मैक्सिमम इसको फॉरवर्ड कर सकते हो। ये जो भी आपको ब्रोशर्स या लिंक दी जाए, वो मैक्सिमम आप आपके ग्रुप या आपके फ्रेंड सर्कल में भी भेज सकते हो। ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट
सैटरडे। दूसरी चीज़, आपको एक पोल दिया जाएगा कि भाई उसमें आपको सैटरडे मतलब वीक में कौन सा डेज प्रिफरेबल लगता है और कौन सा टाइम प्रिफरेबल लगता है। तो जो भी प्रिफरेबल टाइम या जो भी डेज हमें और आप लोगों को प्रिफरेबल रहेगा उसी में रहेंगे, क्योंकि हमें मैक्सिमम क्वांटिटी और मैक्सिमम बल्क को ऑनलाइन ज्वाइन करवाना है। इसकी वजह से, ना कि अकेले मुझे रहना है या ना कि आपको अकेले रहना है। ठीक है, तो ठीक है, मिलता है नेक्स्ट सैटरडे। ओके, थैंक यू।